स्टडी कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के यूनिट 1 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं जिसका टाइटल है रेखीय पृष्ठीय एवं आयतन समाकलन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है जो कि आपके इस पूरे पेपर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मेन कंसेप्ट बिल्डिंग में काम आने वाला है। तो इन तीनों इंटीग्रल टाइप को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और ये आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा और आने वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओके, सो हम चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लीनियर इंटीग्रेशन को, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे रेखीय समाकलन। तो समाकलन अवकलन आप पढ़ते आए हैं अपने 12th में, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से अच्छे से वाकिफ़ हैं। हमें अब अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को एक अलग मैनर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लीनियर इंटीग्रेशन को, कि हमारा लीनियर इंटीग्रेशन क्या होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जैसे देखिए पहले डेफिनेशन वाइज आप अगर एग्जाम में ये आएगा नहीं, इसका तो एप्लीकेशन करना है, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। तो लीनियर इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि किसी वेक्टर, हम वेक्टर फील्ड में स्टडी कर रहे हैं इंटीग्रेशन को। सारी चीज़ें आप जब भी पढ़ें तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि वेक्टर फील्ड के अनुदिश ये सारी चीज़ें करनी है हमें। तो क्या बोलता है रेखीय समाकलन, क्या है कि वेक्टर क्षेत्र में जो फ्लक्स रेखाएं हैं, जो हमने पढ़ा है डाइवर्जेंस कर्ल में जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्षेत्र को हम फ्लक्स रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि कोई वेक्टर क्षेत्र है हमारे पास ए में एक फ्लक्स लाइन पी क्यू, ये डायग्राम में यहाँ पे डिनोट हो रहा है कि किसी वेक्टर फील्ड ए में एक फ्लक्स लाइन पी क्यू अगर आपके पास है, तो फ्लक्स लाइन का बिंदु पी पर वेक्टर ए के एक छोटा एलिमेंट डीएल के साथ एक एंगल बनेगा। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा पॉइंट इस फ्लक्स लाइन का छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं, तो वो इस वेक्टर फील्ड के डायरेक्शन, ये रहा वेक्टर फील्ड ए के साथ अगर एंगल थीटा बनाता है, तो इस पूरे फ्लक्स लाइन जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है पी से लेके क्यू तक का लीनियर इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा कि वेक्टर ए का परिणाम एवं दिशा फ्लक्स रेखा पी क्यू के विभिन्न बिंदुओं पर बदलते रहता है। देखिए यहाँ पे है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, यहाँ पे रहेंगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे हो सकता है। तो जैसे जैसे ये मूव आउट हो रहा है फ्लक्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा यहाँ पर। तो हमें स्टार्टिंग से लेके अंतिम बिंदु तक क्या समेटिव फॉर्म हमको मिलता है, एक कलेक्शन हमें मिलता है फ्लक्स का, वो निकालने के लिए हम एक लीनियर इंटीग्रेशन करते हैं इस वेक्टर फील्ड का अलोंग द लेंथ ऑफ फ्लक्स लाइन डीएल, जो एलिमेंट है ऑपरेटर, कहाँ से कहाँ तक, पी से लेके क्यू तक। ठीक, पॉइंट स्टार्ट है पी से लेके क्यू तक, तो पी से लेके क्यू तक हम इसका इस वेक्टर फील्ड का अलोंग द लाइन जब इंटीग्रेशन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इस तरह से समराइज करना ही लाइन इंटीग्रल कहलाता है। अब जान रहे हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ए डी एल कॉस थीटा लिखते हैं। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू यदि 0 है तो आपको वैल्यू मिलती है 1। इट मीन्स ये दोनों ओवरलैप्ड होने चाहिए, इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनना चाहिए। जो थीटा है इसकी वैल्यू शुड बी 0 डिग्री, तब आपको मैक्सिमम इंटीग्रेशन मिलेगा, क्योंकि इसका मान 1 होगा तब आपको ए डी एल मिलेगा। क्योंकि अनदर केस में अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपको लाइन इंटीग्रल 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि वेक्टर फील्ड के डायरेक्शन में ही पाथ का इंटीग्रल या कलेक्शन ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसको टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में अगर आप हम टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए वेक्टर ए के भी कंपोनेंट होंगे, इस तरह से वेक्टर ए के भी कंपोनेंट होंगे आई जे के और के डायरेक्शन में। सिमिलरली हमारा ये जो लाइन एलिमेंट का ऑपरेटर है वो भी एक्स वाई और जेड के एलिमेंट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड इंटीग्रल हो जाएगा एक्स कंपोनेंट के एलिमेंट के साथ, वाई कंपोनेंट का वेक्टर फील्ड वाई कंपोनेंट के
फैक्टर एलिमेंट के साथ और सिमिलरली जेड का। तो इसका एग्जांपल क्या है, यदि हम किसी मूवेबल गतिमान कण पर कोई बल F लग रहा है तो रेखीय समाकलन P से Q उस फोर्स का उस किसी पाथ के अलोंग, किसी रास्ते के अनुसार बल के द्वारा कर्ण को P से Q तक ले जाने में कार्य को बताता है। मतलब अपने आप में लीनियर इंटीग्रेशन वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कुछ बेसिक चीजें इसके लिए आपको याद रखनी है कि लाइन इंटीग्रल किन्हीं दो बिंदु P और Q के बीच किसी वेक्टर A का लाइन इंटीग्रल रेखीय समाकलन उन बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल P और Q की स्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे वेक्टर क्षेत्र को हम संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कि यदि आप किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं और आपको क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो जीरो मिलता है तो ऐसे वेक्टर फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या संरक्षी वेक्टर फील्ड कहते हैं। ऐसे ही जीरो मिलने का कंसेप्ट कहाँ पे हुआ था, जब आप कर्ल निकालते हैं। यदि आप कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी वेक्टर फील्ड का और यदि आपको वो जीरो मिलता है तो भी उसे आप कंजर्वेटिव कहते हैं। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है। एक मैथमेटिकल एग्जांपल के साथ इसे हम और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक पहले हम इसका एक विजुअल देख लेते हैं, देन उसके बाद हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल के साथ इसको डीप में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ओके स्टूडेंट, ओके। चलिए समझते हैं कि लाइन इंटीग्रल एक्चुअल में वर्क कैसे करता है फ्लक्स लाइन पे। अभी तक हम लोगों ने डाइवर्जेंस और कर्ल के आप लोगों ने सिस्टम को जाना है, समझा है। ये समझ लीजिए कि एक 3 डायमेंशनल सिस्टम पे एक फ्लक्स का या वेक्टर फील्ड का यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, वेक्टर क्षेत्र फ्लक्स लाइनें उपस्थित हैं यहाँ पर। तो किसी दो बिंदुओं के बीच एक लाइन के अकॉर्डिंग इस रेड पॉइंट से चालू करते हुए, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से चालू करते हुए हम इस पर्टिकुलर पाथ के अकॉर्डिंग यदि इंटीग्रेशन लें, सम करते जाएं इस लाइन का, कहाँ पर, इस बिंदु तक, ये लास्ट पॉइंट तक, तो ऐसा पाथ के अकॉर्डिंग समराइज करना ही हमारा लाइन इंटीग्रल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर वो आप कुछ इस तरह से अगर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इससे पहले आप फ्लक्स, डाइवर्जेंस, कर्ल देखे हैं, तो अगर इस पर्टिकुलर जो एक डोरी की तरह ये चीज यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक अगर आप सम करते हैं फ्लक्स को, या फिर हम कहें कि इंटीग्रेशन करते हैं, वही हमारा लाइन इंटीग्रल कहलाता है। अब इसके लिए प्लेन देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर का शैडो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये उस प्लेन पे वर्क कर रहा है। ठीक, आप कहेंगे कि ये पर्टिकुलर जो लाइन इंटीग्रल है उस पर्टिकुलर प्लेन पे वर्क कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देख, ठीक है, तो जनरली हमें एक, जो आपने अभी विजुअल देखा उसके अकॉर्डिंग, जो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके हम जो एक इस तरह का लूप ले रहे हैं, तो ये लूप ही कहलाएगा। मान लीजिए पॉइंट ए से लेके बी तक जा रहा है किसी वेक्टर फील्ड के अंदर वर्क करते हुए, तो इससे रिलेटेड लाइन इंटीग्रल को नोटेशनली आप कैसे डिनोट करेंगे, एक बंद लूप के थ्रू ऐसे डिनोट करके ए से बी तक, ए डी एल, एल क्या है उसका, अलोंग द डायरेक्शन इंटीग्रेशन फैक्टर है। ठीक, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो जनरली ये हमें आगे अपने थ्योरम में काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट की डेफिनेशन पे अपन आते हैं, सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन पे। इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आपको आपके किताबों में मिल जाएंगी कि मैथ्स में कैसे होता है, लेकिन ये फिजिक्स पे आएगा नहीं वो क्वेश्चन। आपको मैथ्स का अगर क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन इंटीग्रल को एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में डिफाइन करना है। यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, आप केवल नोटेशनल और शो कैसे करते हैं और उसका एस्पेक्ट क्या है ये जरूर अपने माइंड पे रखिए। चलिए दूसरा हम लोग आते हैं पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन को क्या कहते हैं हम लोग, सतही समाकलन या फिर सरफेस इंटीग्रल। तो जैसे वहां पे एक लाइन के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ पे हमें एक समतल या सतह के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना है। तो ऑब्वियस है, कोई भी समतल या सतह की जब आप बात करते हैं तो दो एक्सिस का उपयोग हो जाता है। ठीक, कोई भी चीज दो एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करती है, चाहे एक्स वाई हो, वाई जेड हो, जेड एक्स हो, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या बोलता है डेफिनेशन, यदि किसी वेक्टर क्षेत्र को किसी पृष्ठ S पर एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अगर हम लोग लेते हैं dA, देखिए अगर ये S अपने आप में एक समतल जैसा कोई प्लेट है और उसमें अगर हम लोग एक छोटा सा खंड ये वाला dA डिफाइन करते हैं, और अगर वो वेक्टर फील्ड के साथ
कोई एंगल थीटा बनाता है तो ओवर द टू डायमेंशनल प्लेन इसका जो सतह समाकलन होगा या पृष्ठ का उसके क्षेत्रफल का समाकलन होगा, कैसे डिफाइन किया जाएगा? डबल इंटीग्रेशन रोटेशन विथ एस ए डी ए, जहाँ डी ए उस प्लेन को कंस्ट्रक्ट करके रखता है अपने आप में जिस प्लेन में वो क्षेत्रफल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे कि एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। और इसे कैसे लिखेंगे? चूंकि अपने आप में एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की तरह है तो a cos थीटा डी ए, यहाँ भी मैक्सिमम होने के लिए हमें थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए कि अलोंग प्लेन का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेक्टर फील्ड काम कर रहा है। तो वेक्टर ए को पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। यह समाकलन वेक्टर ए का पृष्ठ एस पर संपूर्ण फ्लक्स को बताता है। वहां पे लाइन इंटीग्रल आपको क्या बता रहा था कि जो वेक्टर फ्लक्स है वो एक लाइन के अकॉर्डिंग कैसे फैल रहा है। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ये बताता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो एक प्लेन या सतह के तौर पे कैसे फैल रहा है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि यदि बहते हुए द्रव्य का वेग v है और वेक्टर v का पृष्ठीय समाकलन यदि आप लेते हैं किसी सतह के अकॉर्डिंग, तो ये जो क्वांटिटी है वो उस पर्टिकुलर समतल से कितना लिक्विड बह रहा है उसकी दर को बताता है। कि एक पर्टिकुलर सतह ले लीजिए और उससे कितना लिक्विड बह के निकल रहा है, पास हो रहा है, फ्लक्स उसको बताता है। सपोज एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर ये पाइप है और पाइप के का ये वाला क्षेत्र जहाँ से आपका वाटर पास हो रहा है, तो ये वाला एरिया ये एक वृत्ताकार क्षेत्र होगा, ठीक, पाई आर स्क्वायर जो भी इसका रेडियस होगा। तो इसका जो आप इस पर्टिकुलर आकृति का जो आप क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ पाई आर स्क्वायर, और उसका अगर आप वेक्टर फील्ड के साथ जो सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे, सतही समाकलन निकालेंगे, वही आपका इस पर्टिकुलर एरिया से कितना लिक्विड प्रति सेकंड दर या उस कितना लिक्विड बह के बाहर आ रहा है उसकी दर को, रेट को बताता है। ये इसका फिजिकल मीनिंग है हमारे सतही समाकलन का। थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं इसको, फिर आगे अपन थर्ड डेफिनेशन पे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं कि सरफेस इंटीग्रल से संबंधित फ्लक्स को कैसे हम उस डबल इंटीग्रेशन से शो करते हैं। ये कुछ इस तरह से है, ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है इस तरह से, इस प्लेन को जैसे ये एक्स वाई प्लेन से शुरू हो रहा है, देखिए ये एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट होते हुए, अच्छा वाई 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 एक्सिस से नहीं जुड़ा है, एक्स और जेड प्लेन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से इन दोनों एक्सिस को लेते हुए आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक विशेष डायरेक्शन पे। तो ये जो आकृति आपको आफ्टर इंटीग्रेशन मिल रही है यही सरफेस इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। इससे पहले के केस में एक लाइन मिल रहा था, वो लाइन इंटीग्रेशन था, और इस तरह से किसी विद्युत फ्लक्स के क्षेत्र को सम करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना, और समतल या प्लेट सतह के रूप में प्राप्त करना ही हमारा सरफेस इंटीग्रल कहलाता है, ठीक। तो ये उसका विजुअलाइजेशन है किसका? डबल इंटीग्रेशन ए डी ए का, जहाँ डी ए क्या होगा जी? इस पर्टिकुलर प्लेट का क्षेत्रफल होगा, और वहाँ पर ए क्या है? जो भी वेक्टर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक। तो हमारा सरफेस इंटीग्रल कहने का मतलब है इस तरह का फ्लक्स को कंस्ट्रक्ट करना, इस दिशा में फ्लक्स के बहाव को फाइंड करना, इस तरह से फ्लक्स के एग्जैक्ट पोजीशन को, उसके अवस्था को फाइंड करना ही हमारा सरफेस इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सरफेस इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए इसके बाद मैं आता हूँ हमारे सबसे लास्ट थर्ड कंसेप्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं आयतन समाकलन। तो आयतन समाकलन क्या होगा जी? किसी भी चीज का वॉल्यूम मतलब उसमें हाइट भी है, विड्थ भी है और डेप्थ भी है, ठीक है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज है, तीनों एक्सिस उस पर वर्क करता है, तभी तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो क्या कहना है यहाँ पर कि किसी वेक्टर क्षेत्र में किसी आयतन में एक छोटा एलिमेंट अगर आप डीवी इस तरह से लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरा बड़ा इसको घेरा हुआ कोई 3 डायमेंशनल का एक एरिया है, उसमें छोटा सा वॉल्यूम हम लोगों ने डीवी अगर ऐसा डिफाइन किया है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका अलोंग द एक्सिस
तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी वेक्टर फील्ड वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो उसका अगर आप जो ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग, वही हमारा आयतन समाकलन कहलाता है। कैसे डिनोट करते हैं इसको? ट्रिपल इंटीग्रेशन v के साथ वेक्टर जो भी वहाँ पे वर्क कर रहा है वेक्टर फील्ड वो, और ऑपरेटर, ये क्या शो करेगा कि dx, dy और dz तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग उस वेक्टर फील्ड का आप इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है समराइज करते हैं, सम करते हैं, तो जो आउटपुट में आपको मिलता है वो कहलाएगा आयतन समाकलन। मतलब तीनों डायमेंशनल के अकॉर्डिंग फ्लक्स का कलेक्शन, फ्लक्स को इकट्ठा करना। ठीक, तो लाइन इंटीग्रेशन में हमने क्या जाना? लाइन इंटीग्रेशन में ये जाना कि एक लाइन के अकॉर्डिंग फ्लक्स को इकट्ठा करना हमारा कहलाता है लाइन इंटीग्रल। ठीक, सरफेस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि किसी सतह के अकॉर्डिंग, किसी सतह के अकॉर्डिंग फ्लक्स को फील्ड के कलेक्ट करना हमारा कहलाएगा सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक, इसको क्या कहेंगे जी? डीए से डिफाइन करोगे। एंड किसी वॉल्यूम से संबंधित फ्लक्स को तीनों डायमेंशनल के अकॉर्डिंग इकट्ठा करना ऐसे। ठीक, एक्स इस तरह से, वो कैसे डिनोट होगा? वी ए डी वी। तो यहाँ पे डी एल का मीनिंग है एक्स, ठीक, डी एक्स या डी वाई या डी जेड, ठीक, सिंगल कोई भी एक। यहाँ पे डी ए का मीनिंग है डी एक्स डी वाई या डी वाई डी जेड या डी जेड और डी एक्स। ठीक, और यहाँ पे डी वी का मीनिंग है डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, तो ये तीनों इंटीग्रल के फॉर्म आपको पता होने चाहिए, तब आगे हम लोग मेन अपने कंटेंट पे इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक, ठीक है। चलिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन को थोड़ा और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, किस डायरेक्शन में है, फिर इस पे आगे बढ़ते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन का। एक क्यूब है जिसका साइड क्या है? 4 है। एक वर्ग है जो 4 यूनिट उसके सभी साइड्स का लेंथ है। तो हमें इससे जुड़े हुए एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ क्यूब के जेड एक वेक्टर फील्ड के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है, यही वेक्टर है हमारा के जेड। तो के क्या है? जेड कंपोनेंट है। ठीक, के एक कांस्टेंट है, ये हमारा एक फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन, जो कि इस तरह से दिया गया है। तो हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना है इस क्यूब के लिए। तो क्या है? के जेड डी वी। देखिए फैलाव कितना है क्यूब का? एक्स एक्सिस पे भी 0 से 4, वाई एक्सिस पे भी 0 से 4 और जेड एक्सिस पे भी 0 से 4। तो ये तीनों इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास इसका एक 1 सेकेंड, तीनों एक्सिस के लिए हमारे पास इनका एक इंटीग्रेशन आ गया। और फंक्शन क्या है जी? उसे अप्लाई कर दीजिए। क्या दिया गया था? के जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। फंक्शन में के कांस्टेंट है, जेड बस है, तो जेड वाले कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेशन ऑपरेटर के साथ उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, और तो देखिए डी जेड यहाँ पे रह गया। सबसे पहले x का किए तो x यहाँ पे ऐड हो गया, फिर y यहाँ पे ऐड हो जाएगा और z यहाँ पे ऐड हो जाएगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, और वैल्यू अगर आप पुट करते चले जाएंगे तो फाइनली जब आप पूरे इंटीग्रेशन क्रम से करते हुए इसमें लिमिट लगा देंगे तो लगभग ये 128 के जो कि कांस्टेंट है आपको मिलता है। अगर k 1 है तो आपको इतना क्यूबिक यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकल जाता है। तो ये एक फिजिकल मीनिंग है। ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल मैथमेटिकली मिल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछ सकता है। तो हाँ, ऐसा होता जरूर है, ये आप याद रखें। अच्छा, थोड़ा सा इसको देखिए कि एक इंटीग्रल है इस तरह से दिया हुआ है, सॉलिड आइसक्रीम का कोन है, बॉन्डेड है इस फंक्शन के साथ, और एक हाफ स्फीयर इस तरह से। हमको इसका एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। तो किस तरह से वॉल्यूम फैलाव होता है, बस उसी को जानना है हमको यहाँ पर। तो देखिए ये स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर प्लेन से लेके, और वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करते हुए बोथ ऑफ डायरेक्शन में लिमिट को लेते हुए ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए एक वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पर।
तो उसका नोटेशन वही रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये कोन का कंस्ट्रक्शन जिस फंक्शन से, जिस वेक्टर फंक्शन से दिखाया जा रहा है वो, और ओवर द 3 एक्सिस उसका इंटीग्रेशन। ठीक, अब ये जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग जितना इस फंक्शन का एक्सपैंड होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें लिमिट लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऑपरेटर लग के इसके इंटीग्रेशन होते चले जाएंगे, और फाइनली आउटपुट में आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, आइडिया बस इतना है। ठीक है, ये देखिए किस प्लेन पे काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पर नीचे है तो बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन है नीचे पे आपके पास। ठीक, जेड हाइट ऊपर है तो एक्स वाई प्लेन पे जेड जीरो होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे उसके लिमिट फाइंड करेंगे, और लिमिट फाइंड करके उसके वॉल्यूम को सम करेंगे। तो उतना आपको मैथ्स के अप्रोच में नहीं जाना है, हमें केवल ये अपने दिमाग में समझ के रखना है कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, और उसके नोटेशंस क्या हैं। सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल हमारा क्या होता है और उसके नोटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम में उसे पूछा जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, को स्टडी करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, जहाँ पे हम अपने डाइवर्जेंस के कंसेप्ट को, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इन सब के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर थ्योरम को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।